तत्व, यौगिक, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, मिश्रण, समांगी, विषमांगी, ये सब पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब रासायनिक संयोग के नियम पढ़ेंगे, मतलब केमिस्ट्री अब से चालू होगा कि कौन किससे जुड़कर क्या बनाएगा, कब द्रव्यमान में हानि होगी, कब नहीं होगी, कौन किससे क्रिया करेगा, किस अनुपात में करेगा, नहीं करेगा, वो सब चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? वैसे 3, ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक संयोग के नियम में ये तीनों चीज़ें काम आने वाली हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वह रासायनिक संयोग के नियम। 5 ठो नियम हैं और 5 नियम में से एक नियम तो पेपर में पूछा जाता है, तो इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो रासायनिक संयोग के नियम, रासायनिक संयोग के, संयोग मतलब क्या होता है? संयोग मतलब होता है जुड़ना, दो चीज़ें आपस में जुड़ेंगी। तो कौन कौन से ऐसे 5 नियम हैं जो इस जुड़ने को जस्टिफाई करेंगी? उसमें पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? मान लो एक गोल पेंदी का फ्लास्क है, प्रैक्टिकल रूम में तो देखे होंगे ये वाला। इस फ्लास्क के अंदर ऑक्सीजन है, उसको कार्क के द्वारा बंद कर दिया गया है। इसको क्या कर दिया? कार्क के द्वारा बंद कर दिया है। यहाँ पे रेत है, फास्फोरस है, इसके बाद P2O5, रेत, ये वाला क्या है? रेत। इसके बाद फास्फोरस है, जो बड़े बड़े गोल गोल हैं वो हैं फास्फोरस। फास्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र क्या होता है? P। इसके बाद जब इन दोनों को जलाएंगे तो गैसें निकलेंगी। कौन सी गैस निकलेगी? P2O5। अब ध्यान देना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संरक्षण मतलब होता है सुरक्षित रहना। अगर हम इसको जलाने से पहले या क्रिया कराने से पहले वजन करें तो कितना आएगा? मान लो 10 किलोग्राम आता है। क्रिया कराने से पहले कितना आता है? 10 किलोग्राम आता है। इसके बाद जब हम क्रिया कराएं हम इसमें कराएं, फिर भी इसको वेट करेंगे तो कितना आएगा? 10 केजी। पहले हम लोग क्या क्या चीज़ का वजन किए थे? रेत का, फास्फोरस का, 2 ही चीज़ था। और ये जो गोल पेंदी वाला फ्लास्क है ना, इसका, तीनों का वजन किए थे तो कितना आया था? तो आया था 10 किलोग्राम। लेकिन जैसे इसको ऑक्सीजन की सहायता से हम लोग जलाए, क्या किए? जलाए, तो फास्फोरस जला, रेत के ऊपर रखा गया तो फास्फोरस क्या हो गया? जल गया। जलेगा तो थोड़ा धुआं निकलेगा। धुआं निकला, कौन सा गैस निकला? P2O5। ठीक है, ये निकला। फिर क्रिया कराने के बाद, पूरा क्रिया जब हो गया उसके बाद फिर तौले, तो पर भी वेट कितना आया? 10 केजी। मतलब क्रिया कराने से पहले 10, क्रिया कराने के बाद 10। तो इसके द्रव्यमान में कोई कमी आई क्या? नहीं आई। पहले जितना था बाद में भी कैसा रहा? उतना ही रहा। तो द्रव्यमान इसका कम हुआ? नहीं हुआ। संरक्षित रहा, सुरक्षित रहा। इसी को बोला जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब
क्रिया कराने से पहले अभिकारकों का द्रव्यमान क्रिया कराने के पश्चात उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब द्रव्यमान कम नहीं होता है, इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। एक हो गया रासायनिक संयोग के नियम का कंप्लीट। अब रासायनिक संयोग का दूसरा नियम पढ़ेंगे और दूसरा नियम है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दो चीज़ें आपस में क्रिया करेंगी या कोई नया चीज़ बनेगा, वो किसी भी विधि से बने, द्रव्यमान हमेशा बराबर रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है फार्मूला? कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? CO2। अब ये बनता है तो इसमें कैसे अप्लाई होगा वो देखेंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का बनना स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम होता है। रासायनिक संयोग में उनके अवयवी तत्व भार की दृष्टि से हमेशा समान अनुपात में होते हैं। रासायनिक संयोग में अवयवी तत्व भार की दृष्टि से क्या होते हैं? हमेशा स्थिर होते हैं। चाहे किसी भी विधि से बनाए जाएं। चाहे किसी भी विधि से बनाए जाएं। रासायनिक संयोग में अवयवी तत्व भार की दृष्टि से हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे, चाहे किसी भी विधि से उनको बना लो। अब देखते हैं कि कैसे वो विधि काम करता है। तो हम एक एग्जांपल लिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का बनना। अब CO2 दो तीन तरीकों से बनाया जाता है। एक तो कार्बन को डायरेक्ट ऑक्सीजन से जला दो तो CO2 बन जाएगा, C+O2 बराबर CO2। दूसरा तरीका होता है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दो तो वो CaO और CO2 में टूट जाता है। तो एक और तरीका होता है वो है Na2CO3 की क्रिया HCl के साथ करा देने से ऐसा होता है। तो पहली विधि, दो ही विधि को पढ़ेंगे हम लोग। बनाने की पहली विधि है कार्बन की O2 से क्रिया, मतलब किसी भी चीज़ को जलाना। लकड़ी है कार्बन का एक रूप, कोयला है कार्बन का एक रूप, ये सब क्या है? कार्बन के एक रूप है। प्लास्टिक एक कार्बन का रूप है। प्लास्टिक को जब हम जलाते हैं तो क्या निकलता है? उसमें गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड।
ऑक्साइड। तो कार्बन की CO2 से क्रिया C+O2 मिलकर क्या बनाएंगे, CO2। दूसरा CaCO3 को गर्म करना। अब CaCO3 को गर्म करेंगे तो ये ना दो भागों में टूटेगा। एक तो CO2 बनाएगा, तो पहले CO2 बना लेते हैं। अब इसमें क्या क्या बचा, एक Ca बचा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे कितना गया है, बचा कितना, एक। तो यहाँ भी CO2 बना और यहाँ भी CO2 बना, तो क्या इन दोनों का द्रव्यमान एक बराबर होगा, बिल्कुल होगा। CO2 यहाँ पे कार्बन, एक कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, आवर्त सारणी में देखोगे मिल जाएगा। एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, दो ऑक्सीजन है तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32। तो इस CO2 का कितना आया, 12:32। इस CO2 का निकालें तो एक कार्बन का कितना होता है, 12, एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का 32। तो इस CO2 का भी कितना आया, 12:32। इस नियम को फिर से एक बार देखो, रासायनिक संयोग में अवयवी तत्व भार की दृष्टि से हमेशा स्थिर होते हैं, चाहे किसी भी विधि से बनाया जाए। तो स्थिर है ना, दो विधि थी बनाने की, लेकिन फिर भी CO2 का अनुपात या द्रव्यमान कैसा है, स्थिर है। जितना ये है उतना ही ये भी है, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, स्थिर, और इसी को बोला जाएगा स्थिर अनुपात का नियम। तो दूसरा नियम भी यहाँ हो गया समाप्त। रासायनिक संयोग के नियम में अब तीसरा नियम, और तीसरा नियम बहुत ही बढ़िया है और बाकी नियमों से थोड़ा सा आसान है, और वो नियम है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम नाम के अनुसार सरल गुणक से रिलेटेड होगा। सरल गुणक समझते हो, जैसे कि अगर कहीं पे रिजल्ट आ जाए 1:2:3:5, इनको बोला जाता है सरल अनुपात। क्या बोला जाएगा, सरल अनुपात। मतलब इससे छोटा और हो ही नहीं सकता। जैसे 1:4:8 हो तो इसको सरल अनुपात नहीं बोलेंगे, क्योंकि 4 भी किसी न किसी से कट सकता है, 8 भी किसी न किसी से कट सकता है। तो सरल अनुपात मतलब 1, 2, 3 अगर ऐसे आ जाए तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, सरल अनुपात। गुणित अनुपात का मतलब ये होता है कि जब दो तत्व क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, जैसे एक चीज़ याद रखना, दो चीज़ें क्रिया करके एक यौगिक बनाएंगे, संभव है क्या, दो चीज़ें भी बना सकती हैं, तीन चीज़ें भी बना सकती हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके CO भी बना सकता है, CO2 भी बना सकता है, दोनों बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। वैसे ही यह वाला है गुणित अनुपात के नियम का कथन, जब दो तत्व आपस में क्रिया करके दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से क्रिया करके एक सरल गुणक प्राप्त करता है। सरल गुणक मतलब सरल अनुपात। अभी सरल अनुपात बताया था ना, 1:2:3:5 ऐसा।
जब दो तत्व आपस में क्रिया करते हैं और दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, दो ही तत्व हैं, दो ही तत्व क्रिया करके कितने यौगिक बनाए? 3 यौगिक बनाए। तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से क्रिया करेगा। एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से क्रिया करके एक सरल गुणक प्राप्त करता है। तो कैसे सरल गुणक प्राप्त होता है वो देख लेते हैं इस एग्जाम्पल में। यहाँ पे नाइट्रोजन के 1, 2 और 3 ऑक्साइड हैं। पहले का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरे का नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। और तीसरे का नाम है नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। ये इनके नाम हो गए तीनों के। याद रखना इस एग्जाम्पल को, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। अनुपात, अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देख लेते हैं। यहाँ पे एक नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 14। तो 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 28 होगा ना। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। एक नाइट्रोजन का कितना होता है? एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 14 दूना 28। 3 ऑक्सीजन का 16 तिया 48। अब इनका हम लाएंगे। अब जैसे यहाँ पे बोला गया है ना कि एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान, जैसे यहाँ पे लिखा गया है एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के द्रव्यमान को निश्चित कर देते हैं, मतलब बराबर कर देते हैं, इसमें भी और इसमें भी। अगर इसमें हमको बराबर करना हो नाइट्रोजन का द्रव्यमान 28 को कितना करना हो? 14, तो किससे भाग करेंगे? 2 से भाग करेंगे ना। किससे करेंगे? 2 से। और तो 2 से 16 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? 8। अब ये हो गया। और ये वाला तो सेम है, 14 पहले से है और 14 करना था, तो इसमें किसी चीज़ का गुणा भाग नहीं करेंगे। अब आ जाता है इसको, इस 28 को 14 करना हो तो किससे भाग करेंगे? 2 से। और इसको भी 2 से भाग करना पड़ेगा, तो कै दूना 48 होता है, 24 दूना 48। ऐसा हो गया। तो एक तत्व का जो भार था वो कैसा हो गया? निश्चित हो गया, स्थिर हो गया ना। एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से क्रिया करके एक सरल गुणक प्राप्त करता है। तो दूसरे तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान देखो, ऑक्सीजन का कितना आया यहाँ पे? 8। यहाँ पे कितना आया? 16। यहाँ पे कितना आया? 24। तो 8, 16, 24 कितना आया? पहले का रिजल्ट आया 8, दूसरे का आया 16, तीसरे का आया 24। अगर इन सब को हम काटें, क्या करें? काटें, तो रिजल्ट कितना मिलेगा? 8 से काट देंगे इसको तो 1, 8 से काट देंगे इसको तो 2, 8 से काट देंगे इसको तो 3। सरल गुणक मिला, सरल गुणक या फिर सरल अनुपात मिल गया। तो जो इस नियम में था वो उस एग्जाम्पल में साफ साफ दिख गया। बस यहाँ पे तीसरा नियम भी हो जाता है समाप्त। रासायनिक संयोग के नियम में अब पढ़ेंगे चौथा नियम। चौथा नियम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ये नियम क्या कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है या करते हैं तो उनके द्रव्यमान या तो उसी अनुपात में होंगे जिनमें वे संयोग किए थे या उनके सरल गुणक होंगे। शुरू से बनाते हैं फिर उसको समझेंगे। जब 2 या 2 से अधिक तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ आ जाएगा अलग अलग।
जब दो या दो से अधिक तत्व, मान लेते हैं एक तत्व है कार्बन और दूसरा तत्व है हाइड्रोजन। जब दो या दो से अधिक तत्व, तो दो तत्व ले लिए कार्बन और हाइड्रोजन, तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। तीसरा तत्व क्या ले लें हम लोग? ऑक्सीजन ले लेते हैं। तीसरा क्या ले लेते हैं? ऑक्सीजन। तो उनके द्रव्यमान या तो उसी अनुपात में होंगे जिनमें वे संयोग किए थे, तो इनका अनुपात निकाल लेते हैं ना। कार्बन हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके बनाएंगे CH4। क्या बनाएंगे? CH4। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना हो जाएगा? 12:4, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है तो 4, 1 कार्बन का 12 होता है, इसीलिए 12। तो 12:4 समझ में आ गया। हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से क्रिया करे तो क्या बनाएगा? H2O। तो हाइड्रोजन 2 ठो है तो इसका हो जाएगा 2। ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन का होता है 16। अब मैं फिर से समझाने जा रहा हूँ ना। जब दो या दो से अधिक तत्व, तो दो तत्व ले लिए हैं, कौन कौन से? कार्बन और हाइड्रोजन। पहला तत्व, दूसरा तत्व, और ये वाला क्या हो जाएगा? तीसरा तत्व। तो दो तत्व कार्बन और हाइड्रोजन अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। अलग अलग, कार्बन अलग से जुड़ा है ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन अलग से जुड़ा है ऑक्सीजन से, जुड़ा है ना, तो अलग अलग। तो उनके द्रव्यमान या तो उसी अनुपात में होंगे जिनमें वे संयोग किए थे। तो इससे क्रिया किया ना, तो इसका अनुपात कैसा होना चाहिए? उसी होना चाहिए जो पहले वो जुड़े थे। तो इधर से ये इसके साथ क्रिया किया था, तो कार्बन का वैल्यू कितना था? 12। तो कितना निकलना चाहिए? 12। इधर से इधर क्रिया किया था, तो ऑक्सीजन का कितना था? 16। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 16। उसी अनुपात में होंगे जिनमें वे संयोग किए थे या उनके सरल गुणक होंगे। अब देखना ध्यान से, C और O2 आपस में क्रिया करेंगे, C और O आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? CO2 बनाएंगे। अब इनका अनुपात देखो, इनका अनुपात देखोगे। अच्छा, 1 मिनट और, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 4। तो हाइड्रोजन कितना है? 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2। इसको हम 2 हाइड्रोजन को कितना करेंगे? 4 करेंगे। 2 हाइड्रोजन को कर देते हैं 4। तो 2 से गुणा किए तो कितना हो गया? 4। इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन, इनसे जब अलग अलग क्रिया करेंगे ना, ऑक्सीजन से कार्बन और हाइड्रोजन अलग अलग क्रिया करेगा, तो जो नया बनने वाला है उसका अनुपात कितना हो जाएगा? 32। फिर से एक बार समझा रहा हूँ। जब दो या दो से अधिक तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, दो तत्व कौन से हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। दो तत्व अलग अलग, मतलब एक इधर से कार्बन तो एक इधर से हाइड्रोजन, अलग अलग किसी तीसरे तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, तो इनका और इनका द्रव्यमान उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में वे पहले थे या संयोग किए थे, या तो इनका सरल गुणक होगा। तो इनका पहले का अनुपात क्या है? 12:। पहले का अनुपात क्या है? जब संयोग किए थे तब का अनुपात क्या है? 12:32। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में क्रिया करेंगे ना, तो इनका अनुपात कितना निकलना चाहिए? 12:32। और ये सही है, क्योंकि एक कार्बन का कितना होता है? 12, और 2 ऑक्सीजन का कितना होता है? 32। तो इसको बोला जाएगा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। संयोग करते हैं तो उनके द्रव्यमान या तो उसी अनुपात में होंगे जिनमें वे संयोग किए थे। तो ये किनमें संयोग किए थे? एक 12 में संयोग किया था इसके साथ, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग किया था 32 में, या उनके सरल गुणक होंगे। तो ये एग्जैक्ट सेम निकल गया है, सरल गुणक वाला कोई झंझट ही नहीं है। 5वां नियम है गैस आयतन संबंधी नियम। देने वाले साइंटिस्ट का नाम था गै लुसाक। तो ये गै लुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम हो जाएगा।
और ये नियम बहुत ही सिंपल है, गैसों से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? गैसों से। जब गैसें आपस में संयोग करती हैं, जब गैसें आपस में संयोग करती हैं मतलब जुड़ती हैं, मतलब क्रिया करती हैं, संयोग करती हैं, तब जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तब उनका अनुपात सरल होता है। उनका अनुपात कैसा होता है? सरल होता है। तथा अगर उत्पाद बना वो भी गैस हो, तथा उत्पाद भी गैस हो, तब तीनों एक सरल अनुपात में होंगे। अब इसके एग्जाम्पल में क्या लिखें? जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तब उनका अनुपात सरल होता है। एक उदाहरण देखते हैं, HCl का बनना। पहला एग्जाम्पल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये गैस फॉर्म में होता है, गैस का बनना। अब HCl बनने के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में क्रिया करना पड़ेगा, तो H2 और Cl2 आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे? 2HCl। इसी एग्जाम्पल में देखेंगे, जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तब उनका अनुपात सरल होता है। कैसे पता करेंगे सरल होता है या नहीं होता है? तो हाइड्रोजन के पहले क्या लिखा गया है? कुछ नहीं है तो एक है, तो एक। क्लोरीन के पहले भी कुछ नहीं है तो एक, तो उनका अनुपात कैसा निकल गया? सरल निकला, सरल होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। तथा उत्पाद भी गैस हो, ये भी गैस है, ये भी गैस है, उत्पाद भी क्या है? गैस है। उत्पाद भी गैस हो तब तीनों एक दूसरे के साथ सरल अनुपात में होते हैं। अगर तीनों का अनुपात निकाल लिया जाए तो यहाँ पे क्या है? 2 है, तो 1:1:2, ये तो एक सरल अनुपात है। ये क्या है? एक सरल अनुपात। बस ये चीज हो गया क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, अमोनिया गैस का बनना। NH3, अमोनिया गैस का बनना। N2 + 3H2 बनाता है 2NH3। अगर तीनों के तीनों गैस होते हैं, ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस। अब देखो ये कैसे काम करेगा। जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तब उनका अनुपात सरल होता है। तो नाइट्रोजन का अनुपात 1, हाइड्रोजन का अनुपात 3, ये भी तो सरल अनुपात है। तथा उत्पाद भी गैस हो तब तीनों एक सरल अनुपात में होते हैं। उत्पाद भी तो गैस है, तो इसका कितना अनुपात है? 2, तो ये भी तो एक प्रकार से किस अनुपात में हुआ? सरल अनुपात में हुआ। बस यही था, और यहाँ पे 5 नियम हो गए समाप्त। इसके आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे।